नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पाटीदार और नॉलेज विलेज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एक ऐसे राजनेता या एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर की बात करेंगे जिन्हें भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जा सकता है और कम से कम उनके पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड को देखते हुए तो ज़रूर कहा जा सकता है। करंट सिनेरियो में ये जो चाणक्य वाला शब्द है या ये जो पद है, ये आप अमित शाह के लिए कई बार इस्तेमाल होता है, आपने देखा ही होगा। तो उसे भी समझेंगे कि किस हद तक ये व्यक्ति उस पद को डिज़र्व करता है। तो इस वीडियो में बात होगी प्रशांत किशोर की। चलिए शुरू करते हैं। 1977 में बिहार के बक्सर रीजन में प्रशांत किशोर का जन्म हुआ। बक्सर का अभी आपने नाम सुना होगा, जब गंगा नदी का एक किनारा वहां पर पड़ता है और उसमें कई सारी लाशें मिली थी। तो वहां पर इनका जन्म होता है उस एरिया में, और ये समहाउ पब्लिक हेल्थ में यूएन के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन के लिए अपनी ग्रेजुएशन वगैरह सब कंप्लीट करने के बाद में पब्लिक हेल्थ में अपनी मास्टर्स करते हैं और फिर यूनाइटेड नेशंस के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। पूरे 8 साल काम करने के बाद में इनकी किस्मत इस तरह से मतलब मोड़ लेती है कि ये गुजरात के लिए एक मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण पर एक लेख लिखते हैं, और वो लेख इतना कटाक्ष भरा था कि खुद नरेंद्र मोदी इन्हें अप्रोच करते हैं और इनसे कहते हैं कि आप आइए और हमारे साथ काम करिए, कि हमें मतलब बताइए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और कई सालों तक वो 1-2 सालों तक बात चलती है, फिर ये आते हैं और फिर इनका एक पॉलिटिकल करियर 2011 से शुरू होता है। इन्होंने अब तक 2021 तक, 2011 से 2021 के बीच में बीजेपी, आईएनसी, आप, एआईसीटी, एआईटीसी, वाईएसआरसीपी, डीएमके, टीएमसी, इन सभी का नाम आप जानते होंगे। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सभी के साथ काम किया है। तो देखते हैं किस तरह से और ये करते क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है, 2012 में देखिए मोदी जी के साथ दिख रहे हैं आपको। 2015 में बिहार जब चुनाव हुए थे तब नीतीश कुमार के साथ दिख रहे हैं। 2020 में अभी जो चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी के साथ दिख रहे हैं। 2017 में अमरिंदर सरकार बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा। 2019 में महाराष्ट्र में दिखे, और सबसे लेटेस्ट अभी 2021 में जब तृणमूल कांग्रेस ने फिर से वेस्ट बंगाल में सरकार बनाई, तो वहां पर भी बाद में नाम आया कि ये सब प्रशांत किशोर का किया धरा है। तो बात शुरू कहाँ से होती है? जैसा मैंने कहा कि 2011 में सबसे पहले इनको लेकर कौन आए? इनको लेकर आए नरेंद्र मोदी। कहाँ से? यूएन से इनको उठाकर सीधे कहाँ पर लाया गया? गुजरात में। और उसका असर देखिए कि गुजरात में तीसरी बार सरकार बनाई नरेंद्र मोदी ने 2012 में, और फिर ये इनके साथ ही काम करते रहे। ये करते क्या है? ये एक्चुअली में चुनाव की रणनीतियां बनाते हैं। चुनाव की रणनीतियां यानी किस तरह से चुनाव कैंपेन चलेगा, किस तरह से प्रचार किया जाएगा, किस एरिया को टारगेट किया जाएगा, कहाँ पर क्या बोलना है, ये भी खुद बताते हैं। इनकी टीम है पूरी। किस तरह से आप किन किन रिसोर्सेस को इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए किसानों की तरफ ज्यादा ध्यान देना है या जो मजदूर वर्ग है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना है, ये सब चीजें कौन करता है। यहाँ तक कि जो इनके भाषण भी लिखे जाते हैं राजनेताओं के, वो भी इन्हीं लोगों में से कोई एक लिखता है। इन्हीं के साथ साथी होते हैं जो ये सब काम करते हैं। अब उसके बाद में 2012 के बाद में ये बीजेपी के साथ 2014 में भी रहे, जिसमें आप जानते हैं मोदी लहर जिसको हम कहते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती और मोदी जी सरकार में आए। अब वहां पर इनका क्या काम रहा, अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। 2014 का लोकसभा चुनाव आप जानते होंगे, उसमें पहली बार डिजिटल रैलीज का फायदा लिया गया था, यानी डिजिटल रैलीज की गई थी। मोदी जी होते कहाँ थे और दिखते कहाँ थे? कई बार हम सब ने कई बार चौराहे पर खड़े होकर मोदी जी के भाषण सुने हैं। डिजिटल रैलीज उन्हें कहा जाता था। वो बिहार में रिलीज करते थे, मगर मध्य प्रदेश के कई चौराहे पर उनके होर्डिंग्स और उनके जो एलसीडीज लगाई जाती थी, उस पर आपको वहां पर उनके भाषण सुनाई देते थे। तो ये सबसे पहले डिजिटल रिलीज का कॉन्सेप्ट लेकर आए। उसके बाद में आपने सुना होगा, कुछ जुमले में बताता हूँ, जैसे कि चाय पे चर्चा, या अच्छे दिन आने वाले हैं, या अब की बार मोदी सरकार। ये सभी जुमले या ये सभी जो कैंपेन इन्होंने चलाया था, ये सभी किसके दिमाग की उपज है? ये सभी प्रशांत किशोर के दिमाग की उपज थी। और सबसे बड़ी जो इनके दिमाग की उपज है, जो आज तक बीजेपी के लिए मतलब वरदान साबित हुई थी, वो है आईटी सेल। आप भी जानते होंगे कि बीजेपी का आईटी सेल कितना तगड़ा है ना? तो वो इन्होंने ही उसको, उसका फाउंडेशन इन्होंने ही रखा। यानी कि ये जो गवर्नमेंट है उसको डिजिटल करने का पूरा श्रेय जो है वो प्रशांत किशोर को ही जाता है। अब उसके बाद में प्रशांत किशोर 2014 में किसको छोड़ दिए? बीजेपी गवर्नमेंट, जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट आती है 2014 में, उसके 4-6 महीने बाद में ये बीजेपी से अलग हो जाते हैं, यानी नरेंद्र मोदी से अलग हो जाते हैं। उसका रीजन क्या रहता है? उसका रीजन रहता है कि ये व्यक्ति बहुत विजन वाले हैं, मतलब कि इनका एक अपना नजरिया है चीजों को देखने का। ये जब भी किसी के साथ काम करते हैं तो कुछ पैसा लेना या इनका मेन उद्देश्य वो नहीं होता है। ये उसके पहले कमिटमेंट करते हैं, उस सरकार से कहते हैं कि आप जब जीत जाएंगे, यदि आप सत्ता में आते हैं, तो आपको कुछ कुछ चीजें करनी होगी। क्या करना होगा? जैसे इन्होंने
2014 में जब लोकसभा चुनाव में काम किया बीजेपी के साथ, तो इनका कहना था कि आप क्या करिए, लेटरल एंट्री को प्रमोट करिए। लेटरल एंट्री को प्रमोट करने से क्या मतलब है, ऐसे लोगों को सरकार में लाइए, ऐसे लोगों को काम में दीजिए जो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं, ना कि वो व्यक्ति जो किसी तरह की एग्जाम पास करके आया है, उसे तो ठीक है, वो अपनी जगह पर सही काम कर रहा है, मगर फिर भी बहुत सेक्टर में ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में काम करना डिजर्व करते हैं। ठीक है, जैसे ये खुद राजनीति से नहीं थे, मगर इनकी जो समझ थी, राजनीति को समझने की जो शक्ति थी, उसके बेसिस पर इन्हें इस फील्ड में लाया गया। ऐसा ही ये बहुत सारे लोगों को लाना चाहते थे। दूसरी चीज, ये युवाओं को राजनीति में लाने के लिए बहुत पक्षधर हैं। इन्होंने कई बार ऐसे कैंपेन चलाए, बिहार में तो बहुत ही चलाया, जिसमें इन्होंने 10 लाख युवाओं से बात की और उन्हें कहा कि आप राजनीति में आइए। उन्हें राजनीति सिखाने का इन्होंने जिम्मा लिया। इन्होंने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जो एक अच्छी गवर्नमेंट चलाने के कुछ नियम और कुछ कायदे और कैसे गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए, उसके बाद में 2014 में बीजेपी को छोड़कर जेडीयू के साथ आए, यानी नीतीश कुमार के साथ आए। 2015 में बिहार में सरकार बनाई नीतीश कुमार ने। बाद में बीजेपी के साथ फिर गठबंधन हुआ, वहां से फिर छूट गए। फिर इनका अपीयरेंस दिखा 2017 में, जब पंजाब इलेक्शन में कांग्रेस का हाथ थामा। अब ये इनके जो एक्शन होते हैं वो बहुत अजीब होते हैं। मतलब कि देखिए, आप पंजाब में जब कांग्रेस आई तो आपको भी पता है, हमको भी पता था कि कांग्रेस वहां पर पिछले 2 चुनाव हार चुकी थी, यानी कोई चांस ही नहीं था कि अगर कांग्रेस वहां पर आ सकती है। मगर फिर भी ये, इन्हें आप ऐसा कह सकते हैं कि ये राजनीति के खाटू श्याम है, यानी कि ये हारे का सहारा है। जो चीजें इनको ऐसी लगती है, जो कमजोर पक्ष दिखता है, ये उसी की मदद करते हैं और उसी की सहायता करते हैं, और जो रिजल्ट होता है वो सबके सामने है। 2017 में अमरिंदर सरकार बनी कांग्रेस की पंजाब में, बहुत अच्छा बीजेपी परफॉर्म कर रही थी, मगर जो रिजल्ट आया वो बहुत बेकार था। इस पर बाद में बात करेंगे। यूपी में 2017 में ये पहली बार हारे, मतलब कि 2017 में, मगर उसका रीजन था क्योंकि वो जो गठबंधन था उसमें इनकी सुनी नहीं जाती थी। मतलब ये सिर्फ बाहर से सपोर्ट कर रहे थे। जो एडवाइस इन्होंने दी, जो एक कोलेबोरेशन ये चाहते थे कि गठबंधन का जो एक जुड़ाव में दिखना चाहिए जनता को, वो दिखा नहीं, सब टूटते चले गए। इसलिए वहां पर बहुत बुरा परफॉर्म किया यूपी में इन्होंने, और बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद में आंध्र प्रदेश 2019 में वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की सरकार आई। 2020 दिल्ली इलेक्शन में आप जानते ही हैं, 62 सीट मिली आपको आउट ऑफ 70। वहां पर भी नाम आया प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर बीजेपी को छोड़ने के बाद में हमेशा वहां उनके साथ में काम किया जहां पर बीजेपी के अगेंस्ट जो लोग लड़ रहे थे, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हुई या चाहे वो लोकलाइट गवर्नमेंट हुई, उनके साथ इन्होंने काम किया और उनको सपोर्ट किया और उनको रिजल्ट भी दिया। दिल्ली इलेक्शन में आप देखते ही हैं, 62 आउट ऑफ 70 सीट्स दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी लेकर आई। और सबसे जो अभी लेटेस्ट है वो है वेस्ट बंगाल का इलेक्शन, यानी कि जो तृणमूल कांग्रेस की फिर से सरकार बनी है। वहां पर लोगों को लग रहा था कि बीजेपी इस बार भी जीत जाएगी, साम दाम दंड भेद सब अपनाएगी, और जैसे तैसे जिस तरह से जो विधायक है, सांसद है, तृणमूल कांग्रेस के टूट टूट कर बीजेपी में जा रहे थे, लोगों को लग रहा था कि बीजेपी इस बार भी वहां पर सरकार बनाएगी। मगर फिर वही बात, चुनाव के 10 दिन पहले का इंटरव्यू देखिएगा प्रशांत किशोर का, इसमें साफ वो कहते हैं कि बीजेपी 2 डिजिट में वहां पर सीटें लाएंगी। और हुआ भी वही, करीब 65-70 सीटें बीजेपी के पास रही, और बाकी जो थी वो तृणमूल कांग्रेस फिर से जीती। तो ये इनका रहा। अब उसी के साथ में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो तमिलनाडु में भी इन्होंने सपोर्ट किया था डीएमके को, और डीएमके 158 प्लस सीट लेकर स्टेलिन ने वहां पर सरकार बनाई, जो कि बहुत एक अच्छा फिगर माना जाता है। अब तो ये अब क्या कर रहे हैं, अब इन्होंने कहा है रिटायरमेंट का, यानी इन्होंने कहा है कि मैं जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज बनाता आया हूं वो मैं अब स्किप कर रहा हूं, और अब मैं नहीं चाहता ये सब काम करना। इन्होंने कहा है कि आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू, जो भी मैं कर रहा हूँ वो नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ में थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ और ये स्पेस छोड़ रहा हूँ, स्ट्रेटेजी नहीं बनाऊंगा किसी के लिए। जो भी पॉलिटिकल कैंपेन है, मेरे अपने जो कैंपेन है वो करता रहूंगा, लोगों को सिखाता रहूंगा, युवाओं को राजनीति में लाने की। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल।